गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मिले हैं दोबारा 11th के बाद 12th में, और आज से हम शुरुआत करेंगे गणेश जी का नाम लेके 12th क्लास। और आज 12th क्लास की बेसिक जानकारी, फर्स्ट चैप्टर की बेसिक जानकारी उसे हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 12th क्लास। 11th में जो भी पढ़ा नहीं पढ़ा, कुछ चैप्टर रह गए नहीं रह गए, वो बात की बात है। अब पूरा फोकस 12th क्लास पे देते हैं। और 12th क्लास में फिजिक्स में पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं विद्युत क्षेत्र को। ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 चैप्टर। इन चारों चैप्टरों को अगर एक वर्ड में लिखा जाए तो इनको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है, यानी कि इन चैप्टरों में आवेश स्थिर रहेगा। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश से संबंधित जानकारी हासिल की जाती है, स्थिर आवेश और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस चैप्टर में आवेश स्थिर रहेगा, इन्हें स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। तो पहला चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर होगा गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग, तीसरा विभव पोटेंशियल, चौथा धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। और ये चारों चैप्टरों को बोला जाता है एक वर्ड में स्थिर वैद्युतिकी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। विद्युत आवेश की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज के बारे में जनरल आप जानते ही हो, 10th क्लास में पढ़ा है। विद्युत चार्ज को अगर हम सिंबल दें तो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। सिंबल होता है चार्ज का Q। आवेश होता क्या है? आवेश एक गुण है ऑब्जेक्ट का जो बल अनुभव कराता है। आवेश वो प्रॉपर्टी है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कहने का मतलब आवेश इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि आवेश लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मास। अब कोई मास के अंदर जाए कि मास क्या होता है, तो मास तो मास। इसी तरीके से आवेश है, चार्ज है। चार्ज वो है जो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक इन क्षेत्रों का अनुभव कराता है। चार्ज के द्वारा बलों का अनुभव होता है। तो आवेश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर खोज की बात करें कि आवेश की खोज किसने की, तो कहानी है कि 600 BC में ग्रीस की थ्योरी है कि वैज्ञानिक थेल्स थे, बाल्टिक सागर के किनारे उन्हें एक पदार्थ मिला, एम्बर जिसे बोला जाता है। उन्होंने एम्बर को ऊन से रगड़ा और देखा कि जब उनको रगड़ते हैं तो उनमें हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये कहानी है और उस आधार पर आवेश को डिस्कवर किया गया। ऐसे ही और कहानी जनरल हम घरों में करते हैं। कंघे को सूखे बालों में घुमाओ, फिर जमीन के पास ले जाओ तो धूल के कण डस्ट चिपक जाती हैं। ये सारी कहानी जो क्रिएट हुई है, सारे फॉर एग्जाम्पल है, इनसे ही आवेश उत्पन्न हुआ। ये शो करते हैं कि ये हुआ इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। तो इस तरीके की बातें हैं। तो यानी कि आवेश Q से शो किया जाता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है आवेश। आवेश के बारे में आगे चलते हैं, बात करें आवेश का मात्रक। तो आवेश की SI इकाई, आवेश का मात्रक SI इकाई होती है कूलॉम, और कूलॉम को शो करते हैं हम C से। तो आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। पूरी कहानी आज का ये समझो बेसिक जानकारी है, 10th में भी पढ़ा है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। SI सिस्टम आपको पढ़ा है, इसको कूलॉम में शो करते हैं। कूलॉम को एम्पियर इंटू सेकंड भी लिखा जाता है। जब हम धारा पढ़ेंगे तो बता सकते हैं कि कूलॉम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड, यानी कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी कूलॉम। ये है। अगर इसके सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलॉम। आवेश की सबसे छोटी इकाई की बात करें
सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन बोला जाता है, या स्थिर वैद्युत इकाई यानी कि ESU, ये आवेश के सबसे छोटे मात्रक है। ये भी सीजीएस मात्रक है। फ्रैंकलिन, स्थिर वैद्युत इकाई, स्टेट कूलम, ये सीजीएस मात्रक है, सीजीएस में ही आती है। अगर रिलेशन लिखे हैं तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम को या फ्रैंकलिन को, या 3 × 10⁹ स्थिर वैद्युत इकाई ESU, यानी कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होते हैं, या 3 × 10⁹ ESU स्थिर वैद्युत इकाई होती है। तो कहने का मतलब कूलम बड़ा मात्रक है। कूलम खुद छोटा मात्रक नहीं है, बड़ा मात्रक है। अगर अपन न्यूमेरिकल इसमें आगे पढ़ेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज होना बड़ा मान होगा। चार्ज अपन को न्यूमेरिकल में माइक्रो कूलम, नैनो कूलम इनमें मिलेगा। क्या होता है वो देखते हैं। तो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, या उसको फ्रैंकलिन या स्थिर वैद्युत इकाई, और ये इसके छोटे मात्रक है। आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो सबसे बड़ा मात्रक होता है इसका फैराडे। फेराड नहीं, फेराड अलग होता है, फैराडे होता है। और रिलेशन अगर हम लिखें तो 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। तो सोच सकते हो कूलम मैंने कहा अपने आप में बड़ा है और उससे भी बड़ा फैराडे। तो आवेश क्यू सिंबल होता है, मात्रक होता है एसआई आवेश का कूलम, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है, सबसे छोटी इकाई फ्रैंकलिन या स्थिर विद्युत इकाई होती है। 1 कूलम का अगर इससे रिलेशन देखें तो 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन या 3 × 10⁹ ESU होती है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ये है आवेश की बात, जनरल बात है। नोट्स लिख सकते हो, वैसे आपको पीडीएफ फाइल में आपको नोट्स मिलेंगे, वहां आप देख सकते हो। बेसिक जानकारी है, कुछ खास नहीं है। इसके बारे में पहले से 10th क्लास में भी पढ़ा है हमने। 11th और 12th में एक अंतर है। 11th में सारी चीजें दिखती थी, पेंडुलम, रस्सी, घिरनी, लेकिन 12th में ये अनविजुअल है। सोचना है हमें कि कहाँ, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता इस समय कि कहाँ आवेश का, तार को खोल के नहीं दिखा सकता कि इसमें आवेश है, इसमें धारा है, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम, ये है। आवेश की विमा की बात करें तो मैंने कहा था कि एसआई में एम्पियर और सेकंड होता है। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। एम्पियर का A और समय का तुम जानते हो T। तो आवेश की विमा AT होती है। AT को आप A1 T1 लिख सकते हो या T1 A1 लिख सकते हो। तो ये होती है आवेश की डायमेंशंस AT। ये आवेश की डायमेंशन है चार्ज की AT। तो ये है आवेश की बेसिक जानकारी। आवेश इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आवेश मूलभूत गुण है जो बल का अनुभव कराएगा। आवेश होता है तो बल लगते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, जिस पर कूलॉम ने थ्योरी भी दी है। तो ये है आवेश की जानकारी के बारे में। अब बात करते हैं कि किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी वस्तु को। आवेशन के टाइप्स बोलते हैं, आवेशन के प्रकार बोलते हैं। तो अब उसके बारे में बात करेंगे। अपन यहां लिखते हैं, तो आवेशन के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, आवेशन का मतलब किसी बॉडी को चार्ज करना है। चार्ज करने के अलग अलग टाइप है। तो पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, और तीसरा है इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। हम बात कर रहे हैं आवेशन के टाइप्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आवेशित करना है तो आवेशित कैसे करेंगे। तो आवेशित करने के लिए हमारे पास कई, ये कह सकते हो विधियां हैं, कई प्रकार हैं। आवेशन करने का तरीका पहला हमने शो कर दिया घर्षण द्वारा, दूसरा कंडक्टिंग या संपर्क बाय कांटेक्ट, और तीसरा प्रेरण द्वारा। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण।
चार्जिंग रबिंग कहने का मतलब चार्जिंग बाई कांटेक्ट, और ये चार्जिंग बाई इंडक्शन। आवेशन करने के तरीके हैं। पहले की बात करें चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी कि रबिंग या घर्षण, जिसे अपन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ये क्या है? मैंने कहा थेल्स ने एम्बर को ऊन से रगड़ा, तो ऊन से रगड़ने पर देखा कि वो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। तो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे गए, यानी कि पहले वो उदासीन था। एम्बर और ऊन दोनों न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, लेकिन रब्द करने पर जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी उससे इलेक्ट्रॉन मूव हुए, जिस पर पहुंचे वो नेगेटिव बॉडी हो गई और जिससे गए वो पॉजिटिव हो गई, यानी कि बॉडी क्या हो गई? चार्ज। उसको कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। सबसे पहले बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन पे, यानी कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं और उसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़िए तो कांच की छड़ पे पॉजिटिव आ जाता है, रेशम के कपड़े पे नेगेटिव आ जाता है। यही है घर्षण द्वारा आवेशन। पहले कांच की छड़ और रेशम पे कोई आवेश नहीं था, रगड़ने पर उन पे आवेश क्रिएट हुआ। ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम पे पहुंचे तो रेशम नेगेटिव हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए इसीलिए कांच की छड़ हो गई पॉजिटिव। तो यानी कि वो चार्ज बॉडी हो गई जो कि पहले न्यूट्रल बॉडी थी। इसी को कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। ऐसे कई प्रयोग किए गए, तो उन्हें अगर मैं एक टेबल में लिखूं तो वो आपको मैं बता देता हूं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कांच की छड़ और रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होगा, रेशम पे कौन सा? तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश होगा, जबकि रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश होगा। इसी तरह अगर एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, फर जिसे बोलते हो, उससे रगड़ोगे या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ोगे तो बिल्ली की खाल पे पॉजिटिव होगा, एवोनाइट या प्लास्टिक की छड़ पर नेगेटिव होगा। यानी कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एवोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ पे ट्रांसफर होंगे, इससे निकले तो ये पॉजिटिव, इन पर पहुंचे तो ये नेगेटिव। ऐसे ही ऊन से, वूलन जिसे बोलते हो, एम्बर, रेजिन, पीले रंग का भुरभुरा पदार्थ होता है एम्बर, जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। थेल्स ने एम्बर को ही ऊन से रगड़ा, या रबर या एवोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़, इसको रगड़ोगे तो ऊन पर आएगा पॉजिटिव और बाकी किसी को भी रगड़ोगे इनमें से तो उन पे आएगा नेगेटिव। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़े तो किस पे क्या आवेश आएगा, तो छड़ पे पॉजिटिव और रेशम पे नेगेटिव। तो ये है घर्षण द्वारा आवेशन। पहले इन बॉडी पे कोई आवेश नहीं था, उदासीन थी, लेकिन जब इनको रब्द किया तो इन पे आवेश क्रिएट हुआ, ये चार्ज बॉडी हो गई। तो ये है आपका घर्षण द्वारा आवेशन। ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक से दूसरी तरफ। दूसरे की बात करें, दूसरा है चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, यानी कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट। संपर्क कह सकते हैं या स्पर्श द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, संपर्क द्वारा हमें वस्तु आवेशित करनी है। इसके लिए क्या करेंगे? ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे, टच करेंगे। तो संपर्क में लाने पर दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाएगा। घर्षण में एक पे प्लस एक पे माइनस था, यहां जब टच करेंगे तो जैसे ये है चार्ज बॉडी, इस पे है प्लस आवेश, ये है अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, इस पे कोई आवेश नहीं है। जब इसको इसके टच में लाएंगे तो इस पर प्लस था, ये दोनों पर प्लस फैल जाएगा
और जब अलग अलग करेंगे तो इस पर भी प्लस होगा और इस पर भी प्लस होगा, तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाई कांटेक्ट, चार्जिंग बाई कंडक्शन। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है इनकी शेप, इनके साइज और इनके मटेरियल पर कि किससे बनी है। अगर इनका शेप, साइज, मटेरियल सेम है तो इन दोनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पहले का आधा आधा होगा। कहने का मतलब आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है और एक आपके पास चार्ज बॉडी है, इस पर प्लस आवेश है। अब हम दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, टच करते हैं। कांटेक्ट में लाए तो ये आवेश दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कांटेक्ट में है, टच किया। और जब इनको अब सेपरेट किया तो कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ए जो ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं। बी एक आवेशित चालक है, चार्ज बॉडी है। अब दोनों को टच किया तो ये चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों टच में थे। जब इनको सेपरेट किया तो ए भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और बी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसको कहते हैं चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। चार्ज का ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा कि कितना किस पे चार्ज गया, ये डिपेंड करता है इनके शेप पर, इनके साइज पर और किस मटेरियल से ये बने हुए हैं। अगर ये इक्वल है तीनों चीजें, शेप, साइज और मटेरियल, तो जिन पे जो चार्ज होगा वो आधा आधा बढ़ जाएगा। बी पे मान के चलो चार्ज है 20 कूलम तो ये 10 कूलम हो जाएगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर शेप, साइज और मटेरियल इक्वल है। इसको कहते हैं चार्जिंग बाई कांटेक्ट या चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। तो यहाँ समान प्रकृति का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑब्जेक्ट ए पहले अनचार्ज बॉडी थी, इसको हमने चार्ज किया किसके द्वारा, संपर्क द्वारा, और अब ऑब्जेक्ट ए पॉजिटिवली चार्ज है। तीसरा पॉइंट जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये इंपोर्टेंट है। तो पहला था घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें रगड़ते हैं, रब्ड करने पर एक प्लस एक माइनस हो जाएगी। दूसरा था चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, इसमें आप एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो तो देखते हो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे पे नेगेटिव है तो नेगेटिव। तीसरा जो इंपोर्टेंट है वो है चार्जिंग बाई इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, अब इसके बारे में बात करेंगे। प्रेरण द्वारा का मतलब है कि बिना टच किए हुए चार्ज बॉडी हो जाए। एक बॉडी जो अनचार्ज है उसको हम बिना टच किए हुए चार्ज कर दें, उसको कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क या चालन में हमने टच किया, अब हमें बिना टच किए हुए चार्ज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। तो हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। हमें ये बॉडी चार्ज करनी है, ये इसका ए एंड है, ये इसको अब बी एंड है, और ये बॉडी हमें बिना टच किए हुए चार्ज करनी है, तो उसी को कहती है प्रेरण आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श किए बिना विपरीत
प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना, स्पर्श का मतलब टच नहीं करना है, विपरीत अपोजिट नेचर का चार्ज होगी बॉडी, चार्जिंग बाय कांटेक्ट में समान प्रकृति का चार्ज हुआ था, प्लस को लाए थे दूसरी भी प्लस हो गई थी, यहाँ विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें हमें इस बॉडी को, ये ऑब्जेक्ट जो आपके सामने है ये उदासीन बॉडी है, इसमें जितने प्लस है उतने ही माइनस है, और ये बॉडी हमें चार्ज करनी है। तो इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कांटेक्ट में एक चार्ज रॉड लाएंगे, एक आवेशित छड़ लाएंगे। तो ये चार्ज हम रॉड लाए, टच नहीं किया, बस इसके क्लोज रखी, एक चार्ज रॉड लाए इसके क्लोज में। तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें एक आवेशित चालक, एक आवेशित छड़, तो हम इसको चार्ज करना है। तो इसको चार्ज करने के लिए हम इसके क्लोज में एक नेगेटिव यहां बनाते हैं, एक नेगेटिव रॉड लाता हूं जहां ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव रॉड, ये समझो एवोनेट की रॉड है, एवोनेट की रॉड को हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो एवोनेट की रॉड पर नेगेटिव आया, तो एक नेगेटिव छड़, नेगेटिव रॉड को लाती है, एक ऋणावेशित चालक को लाती है, और ऋणावेशित चालक को लाने से क्या होगा कि इसके अंदर जो प्लस माइनस थे, ये माइनस है, माइनस माइनस को रिपेल करेगा, तो माइनस एक साइड पहुंच जाएंगे और प्लस एक साइड। तो हम इसके पास एक चार्ज रॉड लाए, एक ऋणात्मक छड़ लाए, और ऋणात्मक छड़ लाने से जो एंड ए है, सिरा ए है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और बी है वो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन बी एंड पे पहुंचेंगे तो ये ऋणात्मक आवेशित होगी, और ए सिरा धनात्मक होगा। तो ये सेपरेशन कर दिया, इंडक्शन ने क्या कर दिया, चार्ज का सेपरेशन कर दिया, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। अब अगर आप सोचते हो कि ये बॉडी तो चार्ज हो गई, तो आप इसको हटाओगे जब अगर रॉड को, तो ये फिर बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि ये बाउंड चार्ज है और ये मूव टू फ्री, फ्री टू मूव फ्री चार्ज है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये बॉडी फिर न्यूट्रल हो जाएगी। तो हमने पहले एक उदासीन बॉडी थी, इसके पास एक छड़ लाए, नेगेटिव रॉड लाए, नेगेटिव रॉड लाने से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हुए, इलेक्ट्रॉन बी एंड पे सेट हो गए और पॉजिटिव ए एंड पे, और इस समय ये एज ए पोलराइज हो गया, ध्रुवण हो गया, जो हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस रॉड को हटा लें तो अभी ये बॉडी चार्ज रहे, इसको चार्ज रखना है, तो इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, और वो काम ये है, हमने अब क्या किया, आगे इसके स्टेप में जो इसका बी सिरा था, इस ऑब्जेक्ट का, इस चालक का, उसको हमने अर्थिंग दे दी। अर्थिंग का मतलब भू संपर्कित कर दिया, जमीन से टच कर दिया, भू संपर्कित का मतलब जमीन से संपर्कित कर दिया। और भू संपर्कित करने पर क्या हुआ कि ये जो बी सिरे के इलेक्ट्रॉन थे वो पृथ्वी की ओर चले गए, अट्रैक्ट हो गए, पृथ्वी ने अपने अंदर वो समा लिए। इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर जाते हैं, पृथ्वी आकर्षित करती है, तो वो सभी इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर चले गए। फ्री इलेक्ट्रॉन से कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो अर्थिंग देने पर वो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर चले गए, और ये इससे अट्रैक्शन फोर्स से था, तो ये यहाँ बंधा हुआ है, बाउंड चार्ज है। और अब अगला स्टेप में आप देखोगे कि अगर ये बॉडी
अब हम अर्थिंग भी हटा देते हैं और इस रॉड को भी हटा देते हैं, तो देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पॉजिटिव जो चार्ज था एक कोने पे था, अब हमने इस नेगेटिव रॉड को भी हटा दिया और ये अर्थिंग भी हटा दी। अर्थिंग इसीलिए हटानी पड़ेगी कहीं वापस से इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, दोबारा से ये न्यूट्रल ना हो जाए, तो अर्थिंग भी हटा दी, रॉड भी हटा दी और देखा कि अब केवल पॉजिटिव चार्ज है और ये जो बॉडी पहले अनचार्ज थी, न्यूट्रल थी, अब वो धनात्मक आवेशित हो गई। यानी कि हमारे पास एक अनावेशित चालक था, अनावेशित चालक को बिना संपर्कित किए हुए, देखो टच नहीं है, बिना संपर्कित किए हुए हमने इसको क्या कर दिया, धनावेशित कर दिया। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित चालक के द्वारा, ये आवेशित चालक थी, रॉड थी, एक अनावेशित चालक को स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश माइनस की रॉड लाए और ये हमने ऑब्जेक्ट चार्ज कर दिया प्लस का, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी हमने टच नहीं किया, केवल दो स्टेप की जरूरत पड़ी, एक इंडक्शन यानी कि प्रेरण की और एक अर्थिंग यानी कि भू संपर्क की। तो इन दो स्टेप के द्वारा हमने इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इंडक्शन यानी कि प्रेरण ने सेपरेशन का काम किया, प्लस माइनस को सेपरेट किया, अलग अलग किया, और अर्थिंग ने जो माइनस थे उसको अपने अंदर ले गई, यानी कि केवल एक चार्ज रहने दिया, बाउंड चार्ज, फ्री चार्ज वहां से रिमूव कर दिया। और ये बॉडी जिस पे पहले कोई मतलब न्यूट्रल थी उसको अब हमने धनावेशित कर दिया। इसको कहते हैं हम प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये, क्या आप किसी धातु के गोले को, ये क्वेश्चन बनता है, ये आपके सामने मैंने एक फिगर बना दिया और यहाँ हमने बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए नेगेटिव रॉड लाए और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ आता है, क्या आप किसी धातु के गोले को बिना स्पर्श किए हुए ऋणावेशित कर सकते हैं? यानी कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और आपको उसे नेगेटिवली चार्ज करना है, तो आप कर सकते हो? तो आपका आंसर होगा यस, यानी कि हम कर सकते हैं। हमने यह भी किया, या हमने पॉजिटिव किया है, वो नेगेटिव पूछ रहा है, तो कर सकते हैं, यानी कि यस। किसके द्वारा? बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा कर सकते हैं। वो पूछता है कि अगर मैं ही पूछूं कि डायग्राम बनाओ, फिगर बनाओ, तो आप सब अपने घर इसको, अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज करनी हो तो आप सोच सकते हो, घर फिगर बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, क्या करना होगा। तो मुझे ये, मैंने पॉजिटिव की, आपको ये नेगेटिव करनी है घर, और नेगेटिव करने के लिए आप क्या करोगे वो आप यहाँ समझ गए होंगे। पॉजिटिव करने के लिए हम नेगेटिव रॉड लाए, और अगर हमें ये नेगेटिव करनी है तो कौन सी रॉड लाएंगे? पॉजिटिव रॉड। यानी कि अगर हम धनात्मक आवेश से छड़ लाएंगे तो ये जो बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक, तो इसे, इसका दूसरा जो फिगर है वो आप अपने घर पर अपनी कॉपी पर बना सकते हो। तो ये है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हमने आवेशन के प्रकार पढ़े, 3 प्रकार के आवेशन के प्रकार थे। पहला था आपका घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें रब्द करते हैं दो बॉडी को, एक पर प्लस एक पर माइनस आता है। दूसरा था संपर्क या चालन द्वारा आवेशन, जिसमें टच करते हैं एक आवेशित चालक को अनावेशित चालक से, तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैलता है। और तीसरा था प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसमें बिना टच किए हुए हम बॉडी पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, अब हम आगे, इससे आगे पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। और मैंने कहा था आवेश की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, आवेश की तो प्रॉपर्टीज होती हैं। आवेश तो ये समझो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आवेश के गुणधर्म होते हैं। तो आवेश के गुणधर्म क्या है, ये है अगला हमारा टॉपिक कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है आवेश की, चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आवेश के गुणधर्म के बारे में बात करें तो आवेश, फर्स्ट ऑफ ऑल, आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, आवेश के प्रकार,
और आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव और नेगेटिव ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो आवेश दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नाम वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सजेस्ट किए कि इसको हम पॉजिटिव बेंजामिन फ्रैंकलिन, पॉजिटिव नेगेटिव नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया और इस प्रकार प्लस माइनस को भेद करने को ही कहते हैं आवेशों की ध्रुवता। ध्रुवता ध्रुवण अपना अगले चैप्टर में, बाद के चैप्टर में टॉपिक भी है, वहां बात करेंगे। तो आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा, जब वो रबड़ की कांच की छड़ को रेशम से, तो हम दो कांच की छड़ लाए, प्रैक्टिकल था, डायग्राम था, तो देखा एक कांच की छड़ है और दूसरी भी कांच की छड़ है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों को हम लाए तो हमने देखा कि एक दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को धक्का देती हैं, फोर्स लगाती हैं दूसरी अपोजिट साइड में। और जब हम एक ग्लास रॉड लाए, एक एवोनाइट रॉड लाए, एक ग्लास रॉड पर पॉजिटिव होता है, एवोनाइट रॉड पे नेगेटिव होता है, तब देखा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इस आधार पर तय हुआ, प्रयोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के आधार पर यह तय हुआ कि आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो अगर सजातीय आवेश है यानी कि प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण का बल होगा। माइनस माइनस है तो अभी ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और अगर प्लस माइनस है तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण का बल होगा। तो यानी कि सजातीय मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय यानी कि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेशों के मध्य बल लगता है, तो ये भी आपका एक प्रॉपर्टीज होती है। तीसरी बात करें, विद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। योज्यता का, विद्युत आवेशों की योज्यता का अर्थ क्या है? तो देखिए, विद्युत आवेश जो होती है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश अदिश होता है, और अदिश होता है तो इसको जो जोड़ना है वो जनरल जो बीजगणितीय रूल है वो यहाँ फॉलो होती है। जैसे 2 + 3 = 5 होता है, उसी तरीके से इनको जोड़ते हैं। तो विद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब होता है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। योज्यता का मतलब होगा कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित यानी कि उसके भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। तो इसको कहते हैं क्या? विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि आपके पास कोई निकाय है, उस निकाय में धनात्मक आवेश है, मान के चलो +Pe, और उसमें ऋणात्मक आवेश है -Ne। ठीक, तो इसका टोटल, इस निकाय का टोटल कितना होगा? तो टोटल होगा +Ee + -Ne। इसका मतलब हुआ कि P - N × E। तो इस निकाय का टोटल आवेश इतना होगा। तो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अगर +5 -3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 - 3 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये होता है कि एडिटिविटी है, बीजगणितीय योग के हिसाब से जोड़ा जाता है। अगर यहाँ P बड़ा होगा N से तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी? धनावेशित। और अगर N बड़ा होगा P से तो ये बॉडी कहलाएगी क्या? ऋणावेशित, नेगेटिव।
ये पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी अगर P ग्रेटर देन N है, और अगर N ग्रेटर देन P है तो ये नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। तो इसको कहते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता। तो आप जैसे अलजेब्रिक ऐड करते हो उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो भिन्न भिन्न भागों में जो आवेश है उनको जोड़ दीजिए, साइन साथ लेना है, प्लस है माइनस है वो उसी हिसाब से ऐड करना है। तो इसको कहते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता। अब चौथे पॉइंट की बात करें, आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता का मतलब होता है इनवेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो तीसरी प्रॉपर्टी योज्यता थी, चौथी है निश्चरता। आवेश निश्चर होता है। निश्चरता का मतलब होता है कि विद्युत आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। इसका अगर सभी शब्दों में, सरल शब्दों में कहूं कि जो आवेश होता है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड पर, वस्तु की गति वेग पर निर्भर नहीं करता। वस्तु चाहे स्थिर हो चाहे आपेक्षिक वेग से गतिशील हो, उसका आवेश समान रहता है। ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है, उस पर जितना आवेश स्थिर अवस्था में होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करे, गति करे, तब भी उस पर आवेश उतना ही होगा जितना स्थिर अवस्था में था। तो यानी कि जितना आवेश विरामावस्था में होता है उतना ही आवेश गतिशील अवस्था में होता है। तो इसका मतलब यह है कि आवेश निर्देश तंत्र के चुनाव से स्वतंत्र होता है। निर्देश तंत्र के चुनाव फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं है कि वो स्थिर है कि गति कर रहा है। ऑब्जेक्ट स्थिर है कि गति कर रहा है, स्थिर है तब भी उतना ही आवेश होगा, गति कर रहा है तब भी उतना ही आवेश होगा। तो आवेश निश्चर होता है। आवेश चार्ज डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर यही बात अपन मास के संदर्भ में देखें, चार्ज की अगर हम मास से कंपैरिजन करें, यहां हम गुणधर्म पढ़ रहे थे और गुणधर्म हो गया हमारा कि जो चार्ज है वो स्पीड पर, वेलोसिटी पर, वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता। वस्तु स्थिर होगी या गति करे, चार्ज इक्वल होगा। अपनी प्रॉपर्टी यहां खत्म हो गई। लेकिन अगर हम अलग से एक टॉपिक पर डिस्कस करें, तुलना करें, कंपैरिजन करें चार्ज और मास का, आवेश और द्रव्यमान का, क्योंकि यहां ऐसा पॉइंट आया, तो ये तुलना भी हम कर सकते हैं आवेश और द्रव्यमान की कि क्या अंतर है, क्या तुलना है आवेश और द्रव्यमान में। तो देखिए, आवेश की बात करें तो आवेश टू टाइप्स का होता है। आवेश पॉजिटिव भी होता है और आवेश नेगेटिव भी होता है। धनात्मक आवेश भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। आवेश दो प्रकार का हुआ। लेकिन द्रव्यमान, मास की बात करें, द्रव्यमान ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव। द्रव्यमान कभी -5 किलो सुना है? नहीं सुना। तो आवेश पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन द्रव्यमान सदैव पॉजिटिव होता है। और इस टॉपिक की क्यों चर्चा हुई? वो हुई इस कारण से। दूसरा पॉइंट देखिए, द्रव्यमान 11th में आपने पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा है, देखा है कि द्रव्यमान को हम ये फॉर्मूला कहीं देखा होगा, m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। ये फॉर्मूला आपने 11th में कई जगह पढ़ा है, लिखा है, देखा है, सुना है। यानी कि द्रव्यमान, यहां हम आवेश की बात कर रहे थे, आवेश उस पर स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। आवेश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है स्पीड से। यानी कि चाहे वस्तु स्थिर है चाहे गतिशील है, कोई फर्क नहीं। लेकिन द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। द्रव्यमान जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। विराम अवस्था में हम खड़े हैं, विराम अवस्था में हमारा द्रव्यमान, और हम गति करने लगे, भगने लगे, उस अवस्था में द्रव्यमान अलग अलग होगा। गति की अवस्था में द्रव्यमान उस वस्तु के विराम अवस्था में द्रव्यमान से अधिक होगा। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो यहाँ उसके लिए फॉर्मूला आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर यह फॉर्मूला आया था, m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। यहाँ m होता है गतिशील अवस्था में द्रव्यमान,
और m नॉट होता है विराम अवस्था में द्रव्यमान। और c होता है प्रकाश का वेग और v होता है वस्तु का वेग। तो कहने का मतलब यदि वस्तु गति करती है तो गति की अवस्था में उसका द्रव्यमान विराम अवस्था में द्रव्यमान से अलग होगा। और अलग क्या? बढ़ेगा, इंक्रीज होता है। स्पीड जब जाती है तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो। देखो ये है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v है वस्तु का वेग। अब वस्तु का वेग c के वेग से अधिक हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है वस्तु का वेग बहुत ही कम होगा c के वेग से। तो ये जो स्टेप है, ये जो वैल्यू है, ये 1 से बहुत ही कम होगी। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो और कम होगी। तो यानी कि नीचे का हर 1 से लेस होगा। और ये सार्वभौमिक सत्य, नीचे का हर 1 से लेस होगा तो टोटल अमाउंट जो है वो बड़ा आएगा। तो m इज ग्रेटर देन क्या होगा? m0। गतिशील अवस्था में द्रव्यमान विराम अवस्था से अधिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान वस्तु की गति पर निर्भर करता है, जबकि आवेश वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश इनवेरिएंट है, यह गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये गति पर निर्भर नहीं करेगा, वस्तु स्थिर हो या गतिशील हो, आवेश समान रहेगा। लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है, स्थिर अवस्था में कुछ और, गतिशील अवस्था में कुछ और। गतिशील अवस्था का द्रव्यमान उस वस्तु के विराम अवस्था में द्रव्यमान से अधिक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश और द्रव्यमान अलग अलग है। चार्ज कम्स विद द मास, चार्ज द्रव्यमान के साथ ही आता है। चार्ज कहने का मतलब ये है कि आवेश द्रव्यमान से बद्ध होता है। अगर आवेश होगा कहीं तो वहां द्रव्यमान भी होगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अगर आवेश ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो उसके साथ द्रव्यमान भी जाएगा। तो इसका मतलब आवेश द्रव्यमान से बद्ध होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। लेकिन इसका जो अपोजिट है वो ट्रू नहीं है। आवेश जाएगा तो द्रव्यमान जाएगा। द्रव्यमान से बद्ध होता है आवेश, द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। अगर किसी का द्रव्यमान 0 है तो उसका आवेश भी 0 होगा। लेकिन यह सत्य नहीं है अगर किसी का आवेश 0 हो तो द्रव्यमान भी 0 हो। कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। तो कहने का मतलब आवेश द्रव्यमान से जुड़ा हुआ है। आवेश अगर कहीं ट्रांसफर होगा तो द्रव्यमान भी होगा। जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रिनो है, इनका अगर द्रव्यमान 0 है तो इनका आवेश भी 0 है। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन गए तो वो अपने साथ द्रव्यमान भी ले जाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को रब्ड करते हैं, एक पर पहुंचा पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव, इससे इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुए नेगेटिव बॉडी पर, तो यानी कि चार्ज आया और मैंने कहा जब आवेश जाएगा तो अपने साथ द्रव्यमान ले जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना द्रव्यमान ले जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनटू इतना मास जाएगा। तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है। ये प्रैक्टिकली यार बोल सकते हो कि ना के बराबर नेग्लिजिबल होता है ये परिवर्तन, पर थ्योरेटिकली ये बिल्कुल एग्जैक्ट है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज होगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हम दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक धनावेशित होगी, एक ऋणावेशित होगी। ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगी क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आए, और धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी होगी क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकले। तो बात हुई, इस गुणधर्म की बात पढ़ रहे थे, बीच में हमने ये भी बता दिया कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, और हमने देखा कि चार्ज दो टाइप के लेकिन मास केवल पॉजिटिव होता है, और आवेश गति पर निर्भर नहीं करता लेकिन द्रव्यमान स्पीड पर गति पर निर्भर करता है। गतिशील अवस्था में द्रव्यमान में वृद्धि होती है, पर आवेश द्रव्यमान से बद्ध होता है। आवेश के साथ द्रव्यमान आता है, आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है,
आवेश का द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं है। तो कहने का मतलब गुणधर्म की बात चल रही थी तो हमने गुणधर्म पढ़े। आवेश के प्रकार, दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए। दूसरा, आवेश के मध्य अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण होगा। तीसरा, आवेश यानी कि अदिश राशि है तो किसी भी जगह का टोटल अगर हमें आवेश निकालना है तो उसके भिन्न भिन्न भागों में जो आवेश उपस्थित है उसको हमें बीजगणितीय योग करना है, उससे हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। पॉजिटिवली ज्यादा है तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी और नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। और चौथा पॉइंट था इनवेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश की निश्चरता। निश्चरता का मतलब होता है आवेश वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करता, वस्तु स्थिर हो या गतिशील अवस्था में हो उसका आवेश समान रहता है। और इसी थ्रू में हमने पढ़ लिया कि आवेश और द्रव्यमान का कंपैरिजन पढ़ लिया। द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है जबकि आवेश गति पर निर्भर नहीं करता। अगले पॉइंट की बात करें, 4 पॉइंट हो गए, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर और अगला गुणधर्म है आवेश का संरक्षण। संरक्षण का मतलब है विद्युत आवेश एक संरक्षित राशि है। संरक्षित का मतलब है दो ही, इस यूनिवर्स में दो ही संरक्षण के नियम हैं, यूनिवर्सल लॉ, मौलिक नियम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, विद्युत आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन, जो संरक्षण के दो ही नियम है यूनिवर्सल लॉ जो हर जगह फॉलो होते हैं, एक आवेश और एक ऊर्जा, चार्ज और एनर्जी। आवेश का संरक्षण का मतलब है आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल स्थानांतरण, ट्रांसफर, तो आवेश के संरक्षण का मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्ट। चार्ज न तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, इसका केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो सकता है। जब हम वस्तुओं को रब्ड कर रहे थे तो जैसे आपने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो इन पे कोई आवेश नहीं था, जीरो। जब रब्ड किया तो छड़ पर पॉजिटिव और रेशम पर नेगेटिव, जितना इस पे पॉजिटिव होगा उतना ही इस पे नेगेटिव होगा, तो टोटल अब भी क्या हुआ, जीरो। रब्ड करने से पहले भी टोटल जीरो, रब्ड करने के बाद भी टोटल जीरो, यानी कि ना तो उत्पन्न होता ना ही नष्ट होता, केवल ट्रांसफर होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसी विलगित निकाय का, विलगित आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग, बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं, कुल आवेश, कुल आवेश का मतलब धनावेश और ऋणावेशों का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। तो कोई भी विलगित निकाय हो उसका टोटल आवेश जिसका बाहर से कोई संपर्क नहीं है वो सदैव क्या रहेगा, नियत रहेगा। टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा नियत रहेगा। ये है आवेश का संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक निकाय है, यहाँ है +2, यहाँ +3 और यहाँ -2, इतना चार्ज है आपके पास। अब इस निकाय को हम हिला देते हैं पूरे को, और इसको हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अब आपके पास ये है यहाँ +3e, यहाँ +e, तो अब क्या होगा, तो इसमें जो अगला है यहाँ क्वेश्चन मार्क, कितना चार्ज होगा। ये विलगित निकाय है, नॉन कंडक्टिंग बॉल है, बाहर से कोई आदान प्रदान नहीं है। तो मैंने कहा टोटल चार्ज सदैव नियत रहता है। टोटल चार्ज सदैव नियत का मतलब है
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q1 डैश Q2 डैश प्लस Q3 डैश। तो इसका मतलब यहाँ है 2, यहाँ है 3 और यहाँ है -2 और यहाँ हो गया 3 प्लस 1 और ये क्वेश्चन मार्क। तो कितना होगा, ये मान लिया Q। तो देखो 3 और 2 5, 5 -2 यानी कि 3, 2 से 2 गया, केवल कितना बचा 3 प्लस का, और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 प्लस Q। तो Q इक्वल टू कितना होगा 3 - 4 यानी कि -1, तो यानी कि -E। तो यहाँ जो चार्ज होगा वो होगा कितना -E। ऐड करके देख लो, 3 2 5 -2, यहाँ 3 रह गया, और 3 1 4 और -1 यहाँ भी कितना रह गया 3। तो यानी कि अपन ने उसको मूव किया, हिलाया, उससे पहले भी यहाँ 3 था 3 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद भी 3 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब चार्ज किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इसके अंदर टोटल जितना अभिक्रिया रिएक्शन एक्शन उससे पहले था उतना ही उसके बाद था। चलो इसको एक और अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। हम आगे के चैप्टर में 12th में आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में एक अभिक्रिया आएगी, कोई भी केमिस्ट्री की अभिक्रिया लिख दीजिए। सभी अभिक्रियाएं आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। किसी भी अभिक्रिया को लिख सकते हो। हमने ये इसीलिए लिखी क्योंकि इसकी आपको 12th फिजिक्स में आगे रेडियो एक्टिव परमाणु नाभिकीय भौतिकी में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो इस अभिक्रिया को आप देख सकते हो। इस अभिक्रिया, ये आपके विखंडन की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया से पहले आवेश देखिए, विखंडन से पूर्व आवेश यूरेनियम पे 92 है और अभिक्रिया के बाद आवेश 90 + 2 = 92, यानी कि यूरेनियम में से एक अल्फा पार्टिकल निकला, थोरियम बना। तो ये एक फिजन है, विखंडन है। और इस अभिक्रिया से पहले भी टोटल चार्ज 92 था। अभिक्रिया के बाद ट्रांसफर हुआ, मैंने कहा था चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो गया, 90 थोरियम पे, 2 अल्फा हीलियम पे। तो कहने का मतलब टोटल अब भी कितना है 92। तो ये अभिक्रिया भी आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। हर एक अभिक्रिया आवेश संरक्षण नियम का पालन करती है। चार्ज ऑलवेज, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसका कोई अपवाद नहीं है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। एक और अभिक्रिया वहां आप देखोगे जो न्यूक्लियर बम नाभिकीय रिएक्टर में होती है। न्यूक्लियर फिजन में ये अभिक्रिया होगी, जो बिजली बनती है आपकी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है नाभिकीय रिएक्टर में। परमाणु बम में जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया को आप देख सकते हो। यहाँ भी आवेश संरक्षण नियम फॉलो हो रहा होगा, देख सकते हो। विखंडन से पहले है टोटल आवेश 92 + 0 = 92 और फिजन के बाद है देखिए 56 + 36 + 0 यानी कि 92। यानी कि अभिक्रिया से पहले भी 92, विखंडन से पहले भी 92, विखंडन के बाद भी 92। तो इसका मतलब ये है कि आवेश सदैव संरक्षित होता है। आवेश ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल क्या हो सकता है इसका ट्रांसफर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इसका हो सकता है ट्रांसफर। अब अगले गुणधर्म पे चलते हैं। ये था आवेश का संरक्षण। जो अगला है इसका आवेश का गुणधर्म, वो बड़ा ही इंपोर्टेंट है। सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज अपने 12th बोर्ड पेपर के हिसाब से वह प्रॉपर्टीज है जिसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटीकरण का मतलब कोई भी वस्तु जो हमें अवेलेबल है, वो वस्तु अवेलेबल है हमें
फिक्स्ड अमाउंट में क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, समझिए, एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब होता है जैसे हम मार्केट से मार्कर खरीदने गए, मार्कर लेने गए, तो आप 1 मार्कर लाओगे, 2 मार्कर लाओगे, 3 लाओगे, 4 लाओगे, 5 लाओगे, ये है फिक्स्ड अमाउंट। 2.5 मार्कर तो नहीं लाओगे, 3.5 नहीं लाओगे, लाओगे कि 1.5 मार्कर दे देना भैया, 1.5 मार्कर दे सकता है, नहीं दे सकता। तो ये किस अमाउंट में है? फिक्स्ड अमाउंट में है। हर किसी अमाउंट में नहीं ला सकते, एक के बाद 2 ही लेना पड़ेगा। 2 मार्कर दे दे, एक के बाद 1.25 मार्कर दे सकता है? नहीं दे सकता। इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है हर चीज या आवेश आपको फिक्स्ड अमाउंट में ही आप उसको ले सकते हो या दे सकते हो। जो आप कर रहे हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस, वो फिक्स्ड अमाउंट में होगा। हर किसी अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, हर किसी अमाउंट में चार्ज आप न ले सकते न दे सकते। इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। समझा इसको, आवेश के क्वांटीकरण को? तो इसकी सबसे पहली बात इसकी बताएं, किसी भी वस्तु पर जो आवेश की न्यूनतम मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। यानी कि आवेश का सबसे छोटा मान, ये पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र छोटी इकाई, क्योंकि उससे छोटी भी कई खोजी जा चुकी है, क्वार्क कण है EY3 2EY3, लेकिन सबसे छोटी स्वतंत्र वो बद्ध होती है, बाउंड होती है, फ्री नहीं होती, इंडिपेंडेंट, वो होती है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो आवेश का सबसे न्यूनतम मान है 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है इतनी। तो ये सबसे छोटी स्वतंत्र है आपकी वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वो ये है। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या है? तो क्वांटीकरण का, आवेश के क्वांटीकरण से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के तुल्य होती है। यह है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर, जो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, उसके पूर्ण गुणज के तुल्य होती है। इसका मतलब आपको कहीं भी आवेश मिलेगा, लोगे, दोगे, मिलेगा, तो आपको मिलेगा या तो +E या -E, और इससे आगे चले तो +2E या -2E, और मिलेगा तो +3E या -3E, आगे इसी तरीके से या तो Ne होगा या -Ne होगा। तो इस तरीके से आवेश आपको प्राप्त होगा। इस तरीके से आप लोगे या दोगे, कहीं भी आप ऐसे नहीं आवेश प्राप्त करोगे कि आपने किसी से 2.3E आवेश ले लिया, नहीं ले सकते। 5.7 इलेक्ट्रॉन ले लिए, नहीं ले सकते। यानी कि इलेक्ट्रॉन का इंटीजर नंबर होगा, पूर्णांक गुणज है, पूर्ण गुणज है, इंटीजर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण होता है कि जो आवेश की मात्रा होगी किसी पर, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मात्रा के इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इंटीजर नंबर होगा। कहने का मतलब यह है किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए तो उससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आप ले लोगे तो वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो आप अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन लोगे या 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, ऐसे तो लोगे नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, नहीं ले सकते। तो मैंने पहले ही कहा था फिक्स्ड अमाउंट है, ये लेना या देना, न तो ऐसा आवेश लिया जा सकता है और ना ही ऐसा आवेश दिया जा सकता है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज नहीं हो।
1.5 इलेक्ट्रॉन ना आप ले सकते ना दे सकते, 2.5 इलेक्ट्रॉन ना आप ले सकते ना दे सकते, पूर्णांक के रूप में लोगे, पूर्ण गुणज के रूप में आप ये पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, E2E 3 यानी कि Ne। इस आवेश के क्वांटीकरण को अगर हम एक फॉर्मूले एक वर्ड में लिखें तो इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। ये है आवेश के क्वांटीकरण का मतलब। Q होता है किसी भी वस्तु पर आवेश, N होता है इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, और E की वैल्यू जानते ही हो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो आप किसी से भी आवेश लोगे या दोगे तो आप इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में लोगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2.5, 3.5, 7.5 ये नहीं ले सकते। तो क्वांटीकरण का मतलब है कि कोई भी चीज आपको अवेलेबल है वो फिक्स्ड अमाउंट में है, फिक्स्ड अमाउंट में एक पर्टिकुलर हर तरीके से कह सकते हो। उल जलूल आवेश आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मैंने 7.5 में उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, 1, 2, 3 Ni इस तरीके से। तो आवेश के क्वांटीकरण को अगर एक फॉर्मूले एक वर्ड में लिखा जाए तो Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। ये इंपॉर्टेंट है आवेश का क्वांटीकरण, इससे आपको एक फॉर्मूला भी मिला। तो क्वांटीकरण का मतलब कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा या किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य होता है। इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, N की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिटी होगा, पूर्णांक संख्या होगी। तो ये है आपके पास आवेश के क्वांटीकरण का। आवेश के क्वांटीकरण की अगर खोज की बात करें, किसने पता लगाया, तो ये पता लगाया वैज्ञानिक रॉबर्ट ए मिल्कन, और उसने जो तेल बूंद ऑयल ड्रॉप मॉडल था, तेल बूंद प्रयोग के आधार पर इसकी खोज की। तो आवेश के क्वांटीकरण के बारे में वैज्ञानिक रॉबर्ट ए मिल्कन ने बताया, और ऑयल ड्रॉप मॉडल था उसके आधार पर इस क्वांटीकरण को उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि आवेश का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के तुल्य के रूप में होगा, कहीं भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, ये आपके पास इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला, ये समझिए आ गया। और ये पूरी फिजिक्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स पढ़ोगे उसमें ये फॉर्मूला बार बार काम आएगा, यानी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये फॉर्मूला आपका चलता जाएगा। कहीं भी आवेश का Q का मान चाहिए आपको तो Q इक्वल टू आप Ne लगा सकते हो, पॉजिटिव है तो प्लस और नेगेटिव है तो माइनस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है, कल इससे आगे बात होगी।